अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वो कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर गई थी। हैरत से अपने दिल पर हाथ रखे वो खामोश खड़ी थी। आंखों की पुतलियां साका थी। वो एक लम्हा जब उसकी नजरें उठी थी और फिर झुक गई थी। इस एक लम्हे में उसने जाना था कि वो कितना हसीन हो गया था, कितना खूबसूरत। हरी काई सी गहरी आंखें, बाल माथे पर बिखरे, हल्की दाढ़ी में वो कितना दिलकश लग रहा था। उसने बेहतर अपने दिल पर हाथ रखा था जो दरक दरक कर पागल हो रहा था। वो खामोशी से आई और बिस्तर पर बैठी। रात का 1 बज रहा था। वो लेट गई सोने के लिए। आज फिर रात उसके ख्याल में उस शख्स का राज था जो हमेशा से उसके दिलो दिमाग में बसा रहा था। सुबह के सूरज ने चारों पैर रोशनी कर दी थी। हन हवेली में सुबह नाश्ते का वक्त था। घर के सारे मर्द जमा थे और नाश्ता करने में मसरूफ थे। दादी पहले ही नाश्ता कर चुके थे, लेकिन फिर भी सरबराही कुर्सी पर सबके साथ बैठे थे। लाला, आप हमारे लिए कुछ नहीं लाए क्या? क्या मोरे ने हमारी लिस्ट आपको नहीं दी थी? शाज और फास नाश्ते की टेबल पर बैठे अपना दुखड़ा रो रहे थे, जो ये समझ रहे थे कि कभी उनके लिए कुछ नहीं लाया। मोरे ने लिस्ट नहीं दी थी, लेकिन तुम दोनों जो रोज वीडियो कॉल करके मुझे अपनी चीजें गिनवाते रहते थे, मैं कैसे भूल जाता। कबीर उनके उतरे चेहरे देखकर महसूस हुआ था। लेकिन ये सुनने के बाद शाद और फाज अपनी जगह से खड़े हुए थे और खुशी से कबीर से बगल गिर हुए थे। कबीर, लाला आप बहुत अच्छे हैं, चले फिर हमें दिखाएं सब। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? मारा उसको नाश्ता तो करने दो। शाहीन बेगम अपने डोलू मोलू की फरमाइशों से तंग आकर बोली, लाला आप नाश्ते के बाद तैयार हो जाए। दादा ने कहा है कि आपको गांव के कुछ मोहद्दिस लोगों से मिलवाना है। फरदान ने अपनी बात कही तो कबीर ने तासा सपाट किया और इस बात में सर हिलाया। वो सब समझ रहा था, ये सब क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था। फिलहाल वो खामोश था, लेकिन उसे सोच लिया था वो ज्यादा देर खामोश नहीं रहेगा और आज ही सारी बात दाजान से क्लियर करेगा। हम कितने हसीन है ना इसरा, लगता है खुदा ने हमें बहुत ही प्यार से बनाया है। इसरा और रहमा इसरा के कमरे में बैठी थी जब रहमा शीशे में देखकर अपने गुण गाने लगी। बस कर दे रहमा, अभी ये देखें, रियाजी का सवाल हल नहीं हो रहा हमसे, प्लीज हमारी मदद कर दें। तुम्हारे फरदान लाला कहाँ हैं? उनसे को वो करवाएंगे। हीरो बनकर घूमने के अलावा करते ही क्या है वो? फरदान जो इसरा के कमरे में ही आ रहा था अपनी शामी को सीधे सुनते ठहर गया। अगर फरदान लाला ने ये सुन लिया ना, तो वो आपके इतने खूबसूरत चेहरे का एक आध नक्श इधर उधर कर देंगे। इस तरह जब बाई के गुस्से से वाकफ थी, उसने धमकाना मुनासिब समझा। तो हमारे सामने उनकी जुबान नहीं खुलती, इन खूबसूरत नकुश को हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। रहमा अपनी नाक नीची कर ले, ऐसा कहाँ मुमकिन था। भाई फरदान ने उसकी बुराई पर मुठियां बीची और अंदर की तरफ खामोशी से कदम रखा। रहमा की दरवाजे की तरफ पीठ थी। वो खामोशी से दरवाजा बंद करके उससे लग कर खड़ा हो गया और इस तरह को खामोश रहने का इशारा करके जो उसे देखती थी। मुझे लगता है आप थोड़ा ज्यादा बोल रही हैं। इसने रहमा को बचाने की छोटी सी कोशिश की। तुम्हें नहीं पता, सबके सामने बहुत ही एटीट्यूड में रहते हैं, लेकिन जब कभी अकेले में टकरा जाते हैं तो सॉरी सॉरी करते हैं हमारे सामने। फरदान लाला से आप अकेले में टकराती भी हैं? इसने हैरानी का इजहार किया तो रहमा को अपनी बात का अंदाजा हुआ तो गड़बड़ा गए। हमारा मतलब, इंसान कभी टकरा जाता है, कभी कहीं जा रहा होता है। रहमा घबरा कर उल्टा सीधा अल्फाज अदा करने लगी। फरदान जो पीछे खड़ा रहमा की गोहरे अफसानियां सुन रहा था, मुतबस्सम होकर उसको देखने लगा। फरदान लाला आप ही बताएं क्या सही है और क्या गलत? इस रहमा के पीछे जाकर इशारे से उसे बताने की कोशिश करने लगी। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें लगता है तुम इस तरह से हमें फरदान लाला के नाम से डराओगी और हम डर जाएंगे? अरे हम उनसे नहीं डरते, हम तो बहुत बहादुर। वो हाथ नचाते हुए बोलते बोलते पलटी और दीदे फाड़े फरदान को सामने खड़े देखकर हैरान रह गई और मुंह से निकलते सारे अल्फाज हलक में कहीं दब गए। धूप निकलते अपने सामने देखा जो उसे ही खून हवा नजर से देख रहा था। गुड़िया, तुम्हें दाजान बुला रहे हैं, जब उनकी बात सुनकर आओ। वो रहमा की आंखों में देखकर इस तरह से मुहातब हुआ। इस तरह खड़े होकर रहमा की तरफ देखकर उसकी सलामती की दुआ करते बाहर की तरफ रवाना हो गई। रहमान ने एक नजर बंद दरवाजे को देखा और दूसरी नजर फरदान को, जो उसे ही सत नजर से देख रहा था। ग्रे रंग के कुर्ता शलवार में वो बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन चेहरे के तासरात देखकर उसने दिल में कलमा पड़ा। तो मुझे हीरो बनाकर घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है? उसने एक कदम रहमा की तरफ बढ़ाते हुए पूछा तो रहमा के एक कदम पीछे उठे। नहीं, आप कहाँ से हीरो लगते हैं? फरदान ने एक आईब्रो उठाई तो उसने घबरा कर अपने अल्फाज पर गौर किया। मेरा मतलब, आपको तो बहुत ज्यादा काम होते हैं। वो फीका से मुस्कुराकर अपने अल्फाज बदल गई। और तुम्हारे सामने मेरी जुबान भी नहीं खुलती। उसने फिर एक कदम रहमा की तरफ बढ़ाया तो रहमा के कदम फिर पीछे हटे। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब था आप कम कम बोलते हैं ना। बिला वजह झूठा कह काल लगाती पीछे हो रही थी, जुबान उसका साथ छोड़ी थी। और मुझे याद नहीं आ रहा कब मैंने तुम्हें सॉरी बोला था। वो सोचने की अदाकारी करने लगा और रहमा को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां सुनाई देने लगी। ये सब हमने क्या बोल दिया?
वो मुंह में परेशान से बुड़बुड़ाने लगी, जो फरदान के कानों तक उसके करीब होने से आसानी पहुंच चुकी थी। उसने फिर रहमा की तरफ कदम उठाए तो रहमा, जो लगातार पीछे हो रही थी, दीवार से टकरा गई और फरदान ने फिर एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। फरदान ने दीवार के एक तरफ उसके हाथ रखते उसे देखा, जो गुलाबी रंग के कपड़े पहने, दुपट्टे के हाल में माथे पर पसीने लिए उसके सामने खड़ी थी। तुम्हारे माथे पर तो पसीना आ रहा है, लेकिन अब जो तुम कह रही थी तुम बहादुर हो। हाँ, तो हम रहमान खानजादा है, हम किसी से नहीं डरते। वो अपनी बहादुरी के मुजाहरे यकीनन दिखा दिए। अगर फरदान इतना करीब ना खड़ा होता तो फरदान अपना रुमाल निकाल उसके माथे से पसीना साफ करने लगा। रहमा उसके इतने करीब आते अपना सांस तक रोक गई और हैरानी से उसे देखने लगी, जो अपना रुमाल इस्तेमाल कर रहा था। अगर तुम अपनी बहादुरी के मुजाहरे मुझे इस तरह से दिखाने लगी हो तो मत दिखाओ, मैं नहीं चाहता मैं कुंवारा मरूं। फरदान ने रहमा की सांस रोकने वाली हरकत पर इशारा करके कहा, तो वो ना समझी से उसे देखने लगी। बात उसके सर से गुजर चुकी थी। क्या मतलब? वो सुन दिमाग के साथ उसको देखने लगी। सांस लो। कबीर ने उसके इतने करीब आकर रहमा की आंखों में देखते अपना हुक्म जारी किया। आप पीछे हो जाए पहले, उसने डरते डरते कहा। वो फरदान के माथे पर बल पड़ते देख प्लीज लगाकर अपना जुमला मुकम्मल किया। फरदान ने 2 कदम पीछे लिए तो रहमा को अपने इर्द गिर्द ऑक्सीजन का एहसास हुआ। अपनी जुबान इतना ही खोला करो जितनी बर्दाश्त कर सको। बाद में जो तुम पटा बोलती हो ना, किसी दिन जान से जाओगी मेरे हाथों। फरदान खानजादा फौरन अपनी टोन में वापस आया था। हमारी जुबान है, हमारी मर्जी। रहमा जो नीचे नजरें रखे पता नहीं क्या तलाश कर रही थी, फरदान के अल्फाज सुनते अपनी जुबान पर ब्रेक ना लगा सकी, लेकिन फिर उसकी सद नजरें देख अपनी जुबान पर एक बार फिर घुस आया। तो तुम? फरदान कुछ कहने ही लगा था कि इसे वापस कमरे में आ गई। फरदान लाला, आपको कबीर लाला बुला रहे हैं डेरे पर जाने के लिए। फरदान ने एक सख्त नजर रहमा पर डाली और चला गया और रहमा खुशी से ईसा के गले लग गई। हमारी प्यारी बहन, आज तुमने हमें बचा लिया, वरना ये पागल पठान। ईसा के माथे पर बल पड़ते देख उसने अपने अल्फाज बदले। हमारा मतलब? वरना फरदान लाला तो आज यही हमारा मकबरा बना देते। वो भीखा से मुस्कुराकर अपनी जान बख्शी पर खुश होने लगी। हाँ, तो अपनी जान भी आप खुद ही फंसाती हैं। अच्छा चलो बस करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा सवाल हल करके दूं। फरदान और कबीर डेरे के लिए रवाना हुए थे। फरदान ड्राइव कर रहा था जब उसकी आवाज आई। क्या सोच रहे हैं आप लाला, क्या इरादा है फिर? मैं जो सोच रहा हूँ इस पर अमल करूंगा और आज दाजा से इस बारे में लाजमी बात करूंगा। कबीर बाहर सिर पर नजर रखे किसी गहरी सोच में गुम था। सरदार, आप कुछ करें, हमारी बेटियां बाहर शहर जाकर नहीं पढ़ सकती। हम चाहते हैं कि यही गाँव में कॉलेज यूनिवर्सिटी हो जहाँ हमारी बेटियां महफूज रहकर तालीम जारी कर सकें। बड़े सरदार लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं, इसलिए वो यहाँ कोई तलीमी इदारा तमीर नहीं करवाते। अब तो बाहर से आए हैं ना, समझे हमारी बात को। शहर में दाला करवाओ तो रास्ते में मलक शहबाज के लोग आ जाते हैं और 1-2 बार तो उन्होंने हमारी बेटियों के साथ ये कहते वो फूट फूट कर रोने लगा। कबीर ने सुनते गुस्से से हाथों की मुठ्ठियां बिछी। फरदान गुस्से में खड़ा हो गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे गाँव की औरतों पर नजर रखने की? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? वो यहाँ की इज्जतों पर हाथ डालता रहेगा। तुम इन्हें मारोगे पीटोगे, फिर यही होता रहेगा। आखिर कब तक? कबीर के शरियाने गुस्से से फटने को थी। करता हूँ मैं बात आज दाजान से। कबीर ने आज तय कर लिया था कि उस जहालत को खत्म करके रहेगा। दाजान अपने कमरे में अपने तीनों साहबजादों के साथ बैठे थे। बढ़ान, हमें लगता है चूंकि कबीर अब वापस आ गया है तो हमें अब जल्द अज जल्द अपने फर्ज अदा कर देने चाहिए। कहीं ना कहीं दाजान के दिल में जो डर था वो उसे छुपा रहे थे। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं कबीर और फरदान से इस बारे में बात करूंगा, अगर आप कहें तो। नहीं, तुम नहीं, हम बात करेंगे इन दोनों से, खास तौर पर कबीर से। दाजान किसी गहरी सोच में गुम थे। जी, जैसा आपको मुनासिब लगे, लेकिन इसरा अभी छोटी है दाजी, मैं उसकी शादी अभी नहीं करना चाहता। लेकिन बरहान, मैं चाहता हूँ कि इसरा का भी निकाह हो जाए, फिर जैसा मुनासिब लगे उसकी रुखसती कर देंगे। और अब दाजान कबीर से बात करने का इरादा रखते थे, जिसके खुद के इरादे क्या थे वो इस बात से नावाकिफ थे। रात के साए डल गए थे। नरमीन दाजी के कमरे में उन्हें दूध देने गई थी। आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नरमीन ने मीठी सी मुस्कान के साथ उन्हें देखा, जो सफेद पोश काली चादर से खुद को ढके काफी बुजुर्ग लगे उसे। बीजा के इंतकाल के बाद से वो दिन ब दिन डल रहे थे, लेकिन नरमीन उनका बहुत ख्याल रखती थी। जेले गर्म दूध पी लीजिए दाजान। उनके साथ बैठी उनके हाथ में दूध का गिलास पकड़ाया। हमें आपसे कुछ बात करनी थी बेटा। जी कहें दाजान। आज हमने आपके बाबा और बाकी सब बड़ों से मिलकर ये फैसला किया है कि आप लोग के फर्ज से पूरे हो जाएं। कबीर भी अब आ गया है तो हमें लगता है किसी किस्म की देर नहीं करनी चाहिए अब। नरमीन दादा की बात सुन रही थी, नजर नीचे रखे वो खामोश थी, लेकिन उसके अंदर ये बात सुनकर जो उद्यम बरपा हुआ था उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे।
आपको जैसा मुनासिब लगे दाजान। दादी ने खुशी से उसके सर पर हाथ रखा। जीती रहो हमारी बेटी। नरमीन खुश थी, लेकिन उसके दिलो दिमाग में कई सवाल थे। क्या दादी ने कबीर से बात काली होगी? उसने क्या कहा होगा? ये सब वो कहना चाहती थी, लेकिन जुबान से कह ना सकी। वो खामोशी से उठती, खाली गिलास हाथ में लिए चेहरा ढके वहां से रसोई खाने की तरफ रवाना हुई। नरमी जो किचन में दूध का गिलास रखने आई थी, जैसे ही पलटी उसके सामने कोई काला साया खड़ा था। वो घबरा गई और घबराहट में उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली और 2 कदम दूर हुई, लेकिन घबराहट में हाथ से नकाब छूटने ना दिया। वो डर के मारे अपनी बड़ी बड़ी काली सियाह आंखों को मजीद बड़ा किए खड़ी थी। आप कौन है? चांद की रोशनी सीधा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखें, हाँ ये वही आंखें थी जिसने रात देखी थी। इन आंखों की वजह से वो रात भर सो नहीं पाया था। और फिर से वही आंखें। वो उसकी आवाज सुनता, उसकी आंखें देखता किसी शहर में गुम हो गया था। हाँ वो शहर ही तो थी जिसे कल रात में जकड़ लिया था और आज फिर वो उसके सामने थी। नरमीन घबराकर उसकी तरफ से निकलने लगी थी, लेकिन वो फिर उसके आगे आ गया था। हमें जाने दें प्लीज। वो किचन में सबसे लाकर खड़ी हो गई थी। आंखों में से आंसू जारी थे और दिल में अल्लाह से मुखातब थी। वो साया उसे 1 कदम की दूरी पर खड़ा था। चेहरा उसके करीब किया तो नरमीन की धड़कनें रुक गई। वो साथी से आंखें मीच गई, जो उसके कान के करीब झुकते गंभीर आवाज में बोला, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन है। नरमीन की आंखें साथी से बंद थी, लेकिन ये आवाज, ये तो कबीर खानजादा की आवाज थी। तो क्या ये वही था? वो अपनी सांस तक रो गई थी। उसे क्या कहा था? वो कोई दूसरी जुबान थी, वो समझ नहीं आ सकी, लेकिन इस आवाज को वो पहचान सकती थी। उसने अचानक आंखें खोली, उसे धक्का देते हुए वहां से भाग गई थी और अपने कमरे में जाते दरवाजा बंद करते हुए दरवाजे से लगी गहरा सांस ले रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कबीर जो अभी हवेली में दाखिल हुआ था, इस अंधेरे में किचन से आवाज आई। उसे हैरत हुई कि इस तरफ तो अंधेरा है, फिर वहां आवाज कहाँ से? वो दबे पांव उस तरफ गया तो वहां कोई लड़की थी, सब बटबटा लिए, लेकिन इस लड़की की पीठ थी इस तरफ। उसके दिल ने कहा कि शायद ये वही है जो कल रात दादी के कमरे में थी। अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती चांद की रोशनी में वो देख सकता था। वो रोशनी सीधे उसकी लड़की के वजूद पर पड़ रही थी। वो इनमें डूबा था कि उसके दिखा देने से वो अपने होश हवास में लौटा था। ये क्या था? वो क्या कर रहा था? उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल खाली था। उसे हैरानी हुई इस पर भी, जो अभी उससे यहाँ से धक्का देकर भागी थी, और उस पर भी कि वो इतना बेएहतियात कैसे हो सकता है? वो कमजोर नफ्स का इंसान तो ना था, फिर कैसे वो इन आंखों में गुम हो गया था? वो अपना साथ जुटता दाजन के कमरे की तरफ बढ़ा था। ये सब जो भी हो रहा था ठीक नहीं था। दरवाजे की आवाज सुनकर दादी ने उसे अंदर आने की इजाजत दी थी। आए बरहुदार, हम आपसे ही मिलना चाहते थे। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनके सामने बैठा था। तबीयत कैसी है आपकी दाजान? हम ठीक हैं, बस उम्र का तकाजा है। अब इस उम्र में तो ये सब होता रहेगा। कैसी बातें कर रही हैं दाजान? अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। कबीर, हम चाहते हैं कि बचपन में जो मादा तय पाया था अब उसकी तकमील हो जाए। ये सुनकर कबीर ने खामोश से नजर नीचे की थी। इस बात से वो बचना चाह रहा था, लेकिन आज शायद वो वक्त आ गया था। मैं समझा नहीं आपकी बात का मकसद। वो जानकर भी अनजान बन गया था। हम चाहते हैं आपकी और नरमी की अब शादी हो जानी चाहिए। दादी ने उसको अंजाम बता देकर अपनी बात फिर दोहराई थी। कबीर ने जब से अपनी मुठ्ठियां बीची और नजरें नीचे की अपना जुमला मुकम्मल किया। दाजान, मैं ऐसा नहीं चाहता। क्या मतलब है आपका? दाजा ने सुनते ही अपने माथे पर बल डाले थे। दाजान, मैं आपके फैसले की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं इस रिवायत में नहीं बनना चाहता। मैं नरमीन हादादा से शादी नहीं करना चाहता। ये कहते एक पल को उसके सामने वो 2 आंखें आई थी जिसका वो असीर होता जा रहा था, लेकिन इस बात से वो खुद भी नावाकिफ था। वो नहीं चाहता था कि जिस नेमत के लिए कोई मर रहा था उसे मुफ्त में मिल रही थी। कबीर, ये क्या बोल रही हो तुम? वो तुम्हारे बचपन की मांग है, तुम उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते। दादा का गुस्सा सच में आसमान पर पहुंच गया था। जिसका डर था वही हुआ था। वो ये बात सुनकर सुनना भी नहीं चाहते थे, जो कि भी आराम से बोल गया था। दाजान, उसे जानता तक नहीं हूँ। वो कैसी है कैसी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। मैं किसी भी लड़की से ऐसी शादी हरगिज नहीं करूंगा। वो कहते अपनी जगह से उठा और खड़ा हो गया। वो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे नाम पर बैठी है और तुम इस बात से मुकर नहीं सकते। वो सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर नहीं बैठेगी। वो मांगती बीवी नहीं जो सारी उम्र मेरे नाम पर बैठेगी। रात हो गई है, अभी जाकर सो जाएं। हमें उम्मीद है सुबह आपका जवाब ये नहीं होगा। दाजा की साथी बड़ी आवाज सुनकर कबीर खामोश हुआ था। उनकी तबीयत का ख्याल करके वो वहां से उठ खड़ा हुआ था। आप मुझे 1 रात का वक्त दे या 1 साल का, मेरा जवाब नहीं बदलेगा। वो कहता वहां से चला गया था और पीछे दाजा किसी गहरी सोच में डूब गए। कबीर खानजादा, शादी आपकी सिर्फ नरमीन खानजादा से ही होगी। वो गुस्से में बड़ा अपने कमरे में आया था। ऐसा नहीं हो सकता था। जिस लड़की को जानता तक नहीं था उसे शादी कर लो। सोच सोच कर उसके दिमाग की नसें फूल चुकी थी कि इतने में उसका मोबाइल बजा। हेलो, कैसा है जा? कहाँ गायब है? तूने जाकर कॉल ही नहीं की। बस जा, यहाँ आकर थोड़ा मसरूफ हो गया था।
हाँ हाँ, कहीं वहां तुझे तेरी मांग पसंद तो नहीं आ गई जो दोस्तों को भूल गया। अरहम और अर्श ने शोहियां जारी। कबीर की आंखों के सामने थोड़ी देर पहले का मंजर लहराया, उसकी भीगी भीगी आंखें, खूबसूरत आवाज। उसके दिल ने कहीं से आवाज दी थी कि कबीर, हाँ दादा, तुमने जितना जानना है वो एक शहर लगी है तुम्हें, अगर तुमसे पूरा जान बैठे तो होश ना गंवा देना। हेलो, तो ये आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ आ रही है, क्या हुआ? कुछ हुआ है? अरब ने सवाल किया तो कबीर ने पेशानी मसली। अभी वो दाजान से बात करके आ रहा हूँ, मैंने अपनी बात साफ लफ्जों में समझा दी है, मैं किसी सूरज जहाँ शादी नहीं करूंगा। तूने बात काली तो परेशानी किस बात की? जितना मैं दाजान को जानता हूँ अपनी जुबान से नहीं भिड़ेंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करो? तू फिक्र नहीं कर, जब तूने कह दिया तो अपनी बात पर डटा रहना। कबीर की परेशानी बड़ी आवाज सुनकर अर्श ने अपना मशवरा दिया, तो एक बार देख ले, जान ले, क्या पता जैसा तू सोच रहा है वैसी ना हो। रम ने कुछ सोच कर कहा, कैसी बात कर रहा है अरम? वो गांव में रहती है, होगी कोई गवार, अनपढ़, अजीब सी, उसका कोई ड्रेसिंग सेंस होगा, रंग बिरंगी मेकअप में नहाती होगी। गांव की लड़कियां इसी टाइप की होती हैं। कबीर के सामने वो मंजर लहराया जब उसने नरमी को पहली बार देखा था। हराकाई से गहरे रंग का सादा सा फ्रॉक, बिल्कुल उसकी आंखों की तरह। वो चूड़ीदार पहने, सर पर दुपट्टा लिए, चेहरा ढके, बस वो दो आंखें। बेहतर उसके मुंह से निकला, नहीं वो ऐसी नहीं है, वो बहुत। इतना कहते उसे होश आया और सा झटका। ये उसे क्या हो रहा था? मेरा मतलब वो चेहरा छुपाती है, शायद पर्दा करती है। मैंने उसे जब भी देखा है वो चेहरा ढक कर ही मेरे सामने आई है। कबीर ने बताया तो वो दोनों सोच में पड़ गए। हो सकता है उसका चेहरा खराब हो तभी वो चेहरा ढकती हो। अर्श ने हमेशा की तरह अपनी कम अकली का मुजाहरा किया था। अरहम ने अपना सर पीटा और कबीर ने अपने सामने दीवार को ऐसे घुरा जैसे वो अर्श ही है। अरहम ने उसके कमर पर घुसा जरा, बकवास मत किया कर। लेकिन उसकी आंखें खूबसूरत हैं। कबीर के बेहतियारी में किए गए इल्फाज ने अर्श और अरहम को चुप लगा गए। तो यार, यहाँ भी तो वो एमली थी, तेरे पीछे पागल थी, उसकी आंखें भी तो कितनी हसीन थी, बल्कि वो तो पूरी ही हसीना थी सर से पैर तक। उसे तूने कभी नहीं कहा ऐसा? तुझे हजाबी मैडम की सिर्फ आंखें देखकर तू उसकी तारीफ कर रहा है, अपना असूल भूल गया कि कबीर हंसदा के अलावा कोई तारीफ के लायक नहीं है। मुझे लगता है अर्श तेरी पर्सनल दुश्मनी है हजाबी मैडम के साथ, रम ने चिढ़कर कहा। तो अर्श ने ऐसा साइज लाया जैसे वाकई वो उसके पैसे चुरा कर भागी है। कबीर खामोश करा किसी सोच में गुम उनकी बातें सुन रहा था। वाकई वो तो अपने अलावा किसी को तारीफ के काबिल नहीं समझता था। उसने अपना सर झटका और वापस मेरे टोन में आया, तू सही कह रहा है अर्श, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे फैसले से हरगिज भी पीछे नहीं हटूंगा मैं। अरम खामोश करा था, उसे नजरिए से नहीं सोचा था जिसे कबीर और अर्श सोच रहे थे। वो खामोश था कि आगे क्या होता है। नरमीन अपने कमरे में आकर बैठी, उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। हाँ, वो कबीर ही था, लेकिन उसे क्या हुआ था? वो उसके इतना करीब आया था, ये सोचकर उसके पसीने छूट रहे थे। उसने माथे से पसीना साफ किया और वॉशरूम फ्रेश होने चली गई। जब वो सोने के लिए लेटी तो आंखों के सामने फिर वही मंजर लहराया। ये क्या कहा था उसने? यकीनन वो तुर्कश जुबान थी, लेकिन नरमी इस जुबान से वाकिफ ना थी। उसकी घबराहट हो रही थी, शदीद घबराहट। वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। क्या वाकई कबीर हाँ दादा शादी के लिए राजी है? ये बात सोचते उसके चेहरे पर खूबसूरती मुस्कान आई थी। वो इस बात से ना वाकिफ थी कि आगे इश्क ने उसे कई इम्तिहान लेने हैं। वो बेशक खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसे इम्तिहान भी लेता है, और वो तो अल्लाह की महबूब बंदी थी। उसकी जिंदगी में आगे कितने इम्तिहान थे उससे ना वाकिफ थी। सुबह 7 बजे वो बाहर से वॉक करके वापस आ रहा था। नेवी ब्लू ट्रैक सूट में वो वाकई मोहब्बत होने की हद तक हैंडसम लग रहा था। हवेली में दाखिल होते उसका रुख अपने कमरे की तरफ था कि पीछे से उसे बरहान हमदर्दा की आवाज सुनाई दी, कबीर। जी बाबा। वो पीछे पलटा तो उसी से मुखातब थे, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, नाश्ते के बाद फ्रेश होकर मुलाकात करेंगे हमसे। ठीक है बाबा। वो फ्रेश होने अपनी कमरे की तरफ कदम बढ़ा गया। नाश्ते के बाद फरदान और कबीर बरहान हमदर्दा के सामने बैठे थे। हमने एक फैसला किया है, हमें यकीन है कि हमारी औलाद इस बात से इनकार नहीं करेगी। फरदान और कबीर ने एक नजर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अपने बाप की तरफ नजरें की। हम चाहते हैं अब दोनों की शादी अब हो जानी चाहिए और इसरा का फिलहाल सिर्फ निकाह। फरदान, क्या आपको हमारी बात से कोई एतराज है? उसकी आंखों में रहमा खानदादा का सरापा लहराया और आंखों में चमक उभरी। नहीं बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर, खुश रहो बेटा। बढ़ान हरदादा ने खुश होकर बेटे के कंधे को थपका। लेकिन बाबा, इसरा भी छोटी है, उसका निकाह इतनी जल्दी? कबीर ने कहा तो फरदान ने भी सर इसबाब में हिलाया। जी बाबा, उसके लिए ये बहुत जल्दी है। आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ निकाह करेंगे, उसका रुखसती बाद में हो जाएगी। तो कबीर और फरदान ने सर इसबाब में हिलाया। कबीर, आपको कोई एतराज? वो खामोशी से बुरहान खान दादा के चेहरे को देख रहा था कि उनके सवाल पर होश में आया। बाबा, मैं वो क्या हुआ कबीर, कोई परेशानी है? फरदान ने भी चेहरे का रुख कबीर की तरफ किया। कबीर ने आज बात करने का फैसला कर लिया था, वो किसी हाल में ये शादी नहीं करना चाहता था। बाबा, मैं
मैं इस लड़की से शादी नहीं करता जिसे मैंने देखा नहीं, कभी मैंने उसको जानता तक नहीं। फरदान के माथे पर बिल्लू का जाल बिछा और बरहान खान दादा की आंखों में नासमझी की रमक उभरी। लाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? नरमीन पर्दा करती है और ये बात सब जानते हैं। कबीर के ख्याल में फिर उसका सरापा लहराया, वो ढका छुपा चेहरा और वो दो आंखें। उसके दिल ने सरगोशी की थी कि वो शायद गलत कर रहा था, लेकिन उसकी अना ने फिर उसे ऐसा वैसा ही बना डाला। मुझे उसके पर्दे से कोई मसला नहीं है, बस मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। कबीर, हम आपसे भी ज्यादा प्यार और मोहब्बत अपनी बेटी नरमीन से करते हैं और ये बात हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इस घर में उसके साथ कोई नाइंसाफी हो या हमारा अपना हो ये नाइंसाफी करे। तो इसलिए बेहतर होगा कि सोच समझ कर कोई फैसला करे। बरहान खान दादा दरहश लहजे में बोले। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कबीर का ये जवाब होगा। बाबा प्लीज मुझे फोर्स मत करे, मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे जानता तक नहीं हूँ उसे शादी कर लूँ। कबीर ने बेजारियत बड़े लहजे में जवाब दिया तो बरहान खान दादा ने फरदान को बाहर जाने का इशारा किया। वो एक नजर कबीर को देखकर वहां से उठ खड़ा हुआ तो बरहान खान दादा कबीर से मुखातब हुए। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले कबीर खान दादा, नरमीन रिजवान खान दादा आपकी बचपन की मांग है और आपके नाम से मंसूब है। बचपन से उन खान दादों की गैरत के खिलाफ है अपनी जुबान से फिर जाना। वो आपकी इज्जत है और अपनी इज्जत को कैसे बचाना है और कैसे डुबोना है जबकि आपके हाथ में है। आप तुर्की जाने से पहले अच्छी तरह जानते थे कि आपकी मंगनी हो चुकी है नरमीन से। उसके बावजूद अगर आप आज ये सब बोल रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको। जानते बूझते अपनी जुबान से फिरते हुए खानजादा हो, अपनी जुबान का पास रखना सीखो, अपनी इज्जत और गैरत का पास रखना सीखो, वरना अगर जरा भी गैरत नहीं है तो मुकर जो अपनी मांग से हम मान लेंगे कि हमारा बेटा बेगैरत निकला। बाबा, कबीर ने मुठियां बीचते अपनी आवाज को काबू करने की कोशिश की। हरी आंखें सुर अंगारा हो रही थी, गर्दन की हरी नीली नसें उभर कर बाहर आ गई थी। आवाज नीचे रख के बात करें हमसे। हमें आज अफसोस हो है कि हमने आप पर भरोसा किया, रूह से इतना दूर रखकर आपको बाहर भेजा। बाहर की हवा आपको खूब लगी है कबीर खान दादा, लेकिन याद रखिएगा कि हमारी इज्जत आपने मिट्टी में मिलाने की कोशिश की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा, आप गलत समझ रहे हैं, मुझे मेरी एक बार बात तो सही से सुन लें। इस बार वो नर्म और बेबस लहजे में अपने बाप से मुखातब हुआ, लेकिन बरहान खान दादा ने मुंह मोड़कर तो जाने का इशारा दिया था। वो गुस्सा काबू करते अपने कमरे से निकल गया। वो सीधा अपने कमरे में आया था, गुस्से से उसके माथे की रगें फटने को थी। बरहान हरदंदा के अल्फाज उस कांटों की तरह चुभ रहे थे। वो कमरे में टहल रहा था, वो गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रहा था। उसकी इज्जत और गैरत पर सवाल उठाया गया था। उसके बाप ने उसकी दुखती रग पर वार किया था। कैसे वो उसकी वजह से अपने खून अपने बेटे तक की बात नहीं सुन रहे थे? क्या वो इससे ज्यादा अजीज थी उसके बाप को? उसे नफरत हो रही थी नरमी के वजूद से, उसकी वजह से उसकी गैरत बीच में आई थी। सिर्फ उसकी वजह से उसके बाप ने उसे आज बेगैरत कह दिया था, जहां आकर उसका जब्त खत्म हुआ था। आ उसने गुस्से से चीखकर साइड टेबल से वाज उठाकर फेंका था, जो चूर चूर हो गया था। उसका अचानक उसका मोबाइल रिंग हुआ था। हेलो, खिड़की से बाहर नजर आते नजारे को देखते उसने जवाब दिया था। जबड़े बीचे हुए थे, जैसे गुस्सा काबू किया जा रहा था। कैसा है भाई? अर्श की आवाज मोबाइल से गूंजी थी। ठीक, क्या हुआ तुझे? हैरियत? कभी ने आंखें बंद करके खोली थी। हरी आंखें गोशे इस वक्त शदीद गुस्से का पता दे रहे थे। उसकी वजह से आज मेरे बाप ने मुझसे जिस तरह बात की है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिल कर रहा है इस जगह को सर से उखाड़ दो। किसकी वजह से भाई? कैसी बातें कर रहा है? कौन सी जगह उखाड़ने जा रहा है? मुझे तो बता। नरमीन खान दादा, कबीर ने उसका नाम चबा चबा कर अदा किया। ओ, वो हजाबी मैडम तेरी माँ? कबीर, तुझे नहीं लगता ये आजकल के जमाने में पर्दा एंड ऑल मतलब? हाँ हाँ, लोग अपनी बहन बेटी को छुपा कर रखते हैं, लेकिन तू तू तो उसका कजन है, एक घर में रहते हैं, लेकिन तुझसे भी पर्दा? ये सब लड़कियों के ढोंग होते हैं, लड़कों को अट्रैक्ट करने के। वरना तुझे तो वो कम से कम दिखाई सकती है, लेकिन तेरे ड्रामे भी इतने नहरे, लेकिन तेरे सामने भी इतना नहरा। अर्श का बाहर के ममालिक के हिसाब से जो लड़कियों के लिए इमेज बना हुआ था, वो ही कबीर को समझाने लगा। ठीक कह रहा है तू, ये सब नाटक है मुझे और बाकी लड़कियों को और बाकी लड़कों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हों। सबको उसने अपने काबू में किया हुआ है। दाजान और बाबा उसके सामने किसी को कुछ नहीं समझते। आज मेरे सगे बाप ने मुझ पर उसे फोकिस दी है, जो मैं तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसका हमेशा वो जरूर भुगतेगी। कबीर इस वक्त जिस गुस्से की आग में जल रहा था, इसमें अर्श की बातों ने तेल की मानत काम किया था। कबीर को बरहान हदादा की कड़वी बातों के सिवा कुछ याद नहीं था। वो बातें सोच सोच कर उसका खून जला रही थी। उसकी इज्जत और गैरत पर आई थी बात, और अब वो इससे पीछे नहीं हट सकता था। अब उस शादी से पीछे नहीं हट सकता था।